हेलो एवरीवन, वेलकम टू आनंद सर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में प्रज्ञान रोवर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस पीडीएफ फाइल में प्रज्ञान रोवर के फ़ोटो को दिखाया गया है और प्रज्ञान के बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पे दिखाया गया है। तो आज हम डिटेल में देखेंगे कि अब चूँकि हमारा चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल हो चुका है, तो अब विक्रम लैंडर के लैंड करने के बाद उसमें से प्रज्ञान रोवर को सेफली डिप्लॉय भी कर दिया गया है लूनर सरफेस पे, और वो 1 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। तो अब हमें यहाँ पे इस रोवर के बारे में देखना है इस पीडीएफ फाइल में, और हम ये भी देखेंगे कि इसमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और फ्यूचर मिशंस कौन कौन से होने वाले हैं इस साल में, क्योंकि अभी 2023 में और भी बहुत सारे देशों के मून मिशंस लाइंड अप हैं। ठीक है, जैसे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में बहुत सारे फ्यूचर मिशंस होने वाले हैं, और इसरो ने सितंबर के फर्स्ट वीक में आदित्य L1 मिशन को भी लॉन्च करने का प्लान किया हुआ है। तो आदित्य L1 मिशन पे हम सेपरेट वीडियो में देखेंगे कि वो सोलर मिशन है और क्या है उसमें और क्या है। फ़िलहाल हम इस वीडियो में वापस आते हैं और देखते हैं कि प्रज्ञान रोवर हमारा किस तरीके से मून के सरफेस पे अपने सारे फंक्शंस को करेगा। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि प्रज्ञान रोवर में जो 2 पेलोड्स लगे हैं उनका क्या नाम है। तो प्रज्ञान के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो चंद्रयान 3 रोवर का ये जो मिशन है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि इसमें जो लैब मतलब इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं उनमें क्या क्या साइंस इन्वॉल्व है। तो इस रोवर का वेट 26 kg है। इसका स्पीड जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये 1 सेकंड में 1 सेंटीमीटर बढ़ेगा, जो कि काफ़ी स्लो स्पीड है, और ये उसके सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए किया गया। हालांकि ये बहुत छोटा है, अगर हम इसके साइज़ को कंपेयर करें तो ये एक ज़्यादा एक बॉक्स के साइज़ का होगा, एक कार्टन के साइज़ का होगा, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं, और ये अपने अंदर एक तरीके से पूरा एक इन सितु लैब वहाँ पे बनाए हुए हैं। तो इन सितु लैब का मतलब ये होता है कि ये सारी स्टडी जो वहाँ पे होने वाली लूनर सरफेस पे, ये वहीं पे होगी। वहाँ से ऐसा नहीं होगा कि रोवर को डेटा कलेक्ट करेगा प्रज्ञान और फिर उसके बाद उसको विक्रम लैंडर को भेजेगा, फिर उसके बाद वो चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर को भेजेगा, फिर वो अर्थ के किसी सैटेलाइट को भेजेगा, फिर सैटेलाइट जो है वो ग्राउंड स्टेशन जो बेंगलोर में है उससे भेजेगा इसरो के। ऐसा नहीं है, सारा का सारा जो एनालिसिस है वहाँ पे ऑटोमेटिकली खुद प्रज्ञान रोवर खुद करेगा, और उसके बाद जो डेटा मिलेगा उससे वो इन सारे मीडियम्स के थ्रू सेंड करेगा। तो मून का जो साउथ पोलर रीजन है वहाँ पे ये चंद्रयान 3 का रोवर अपना सारा लैब स्टडी करेगा। तो इसमें 2 तरह के लैब लगे हैं। एक लिप्स, जिसका नाम है पूरा लेज़र इंड्यूस ब्रेक डाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, इसको हम यहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं। तो इसमें क्या है कि एक पावरफुल लेज़र जो है साइन किया जाएगा किसी टारगेट सैंपल पे, चाहे वो सॉइल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और तब तक साइन किया जाएगा जब तक वो सैंपल जो है टूट के छोटे छोटे एटम्स में न बिखर जाए, और फिर उसके बाद उस एटम्स में ब्रेक डाउन होने के बाद उस सैंपल से कुछ रेडिएशंस निकलेंगे। ठीक है, और इस लेज़र इंड्यूस ब्रेक डाउन स्पेक्ट्रोस्कोप में कुछ डिटेक्टर्स लगे होंगे जो इस रेडिएशन को स्टडी करेंगे, ये पता करने के लिए कि वो जो सैंपल है वो किस चीज़ से बना है। तो ये पूरा का पूरा जो हमारा लेज़र इंड्यूस ब्रेक डाउन स्पेक्ट्रोस्कोप है ये 1.5 kg का है, और ये 5 वाट का पावर कंज्यूम करेगा। तो ये रहा हमारा लिप्स के बारे में। अब हम देखते हैं कि इस प्रज्ञान लेबोरेटरी में दूसरा हमारा जो इंस्ट्रूमेंट या पेलोड है वो क्या है। तो उसका नाम है APXS, एब्रीवेटेड फॉर्म ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। तो इसका काम क्या है कि ये किसी टारगेट सैंपल को एक्सरे से ब्लास्ट करेगा। तो बेसिकली जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट है, अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं, या जिन्होंने अपने स्कूल कॉलेजेस पूरी कर रखे हैं और साइंस अगर उन्हें थोड़ा पता होगा, तो वो अपने स्कूल टाइम में लगभग सभी लोग रदरफोर्ड अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ते हैं,
जिसमें कि हमें ये बताया गया कि किस तरीके से रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। तो किस तरीके से रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। तो ये कुछ उसी टेक्निक को यूज़ करके ये इंस्ट्रूमेंट काम करता है। तो इसका काम क्या है कि ये किसी भी टारगेट सैंपल को एक्सरे से बम्बार्ड करेगा और ये एक्सरे उस पर्टिकुलर प्रज्ञान लैब में ही एक रेडियो एक्टिव मटेरियल जो कि क्यूरियम 244 है उसके द्वारा एमिट किया जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा कि उस सैंपल में जो एटम्स हैं वो एक्सरे को एब्जॉर्ब करेंगे और उसको डिफरेंट फ्रिक्वेंसी पे रिलीज़ करेंगे। अब इस फ्रिक्वेंसी को स्टडी करके एनालाइज करके साइंटिस्ट ये पता कर सकते हैं कि उस सैंपल में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं। तो बेसिकली स्पेक्ट्रोमीटर का काम ही यही होता है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ है उसको मैच कराए किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी से, क्योंकि एक एलिमेंट या एक कंपाउंड का जो वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम लाइन पे वो किसी दूसरे एलिमेंट या कंपाउंड से मैच नहीं करेगा, तो वो यूनिक होगा। तो जिस तरीके से हर ह्यूमंस का डीएनए मैच नहीं करता है उसी तरीके से ये एलिमेंट्स का बेसिकली ये समझ सकते हैं कि डीएनए टेस्टिंग है। तो ये दो जो लिप्स और APX प्रज्ञान लेबोरेटरी में लगे हुए हैं या रोवर में लगे हुए हैं वो ये पता करने में हमें हेल्प करेंगे कि सैंपल बना किस चीज़ का है और सैंपल में कौन कौन से एलिमेंट्स कंटेंड हैं। और यहाँ पे APX की अगर हम बात करें तो उसका वेट 700 ग्राम या 0.7 kg है और ये 4 वाट का पावर कंज्यूम करता है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें प्रज्ञान रोवर की, तो न्यूज़ में ये ज़रूर आ रहा है कि इसरो के द्वारा ये बताया गया कि इसका लाइफ स्पैन 14 अर्थ डेज़ का है या 1 लूनर डे का है। इसका कारण क्या है कि जहाँ पे ये प्रज्ञान रोवर लैंड किया है वहाँ पे सन की लाइट केवल 14 डेज़ के लिए ही पहुँचेगी। उसके बाद वो एरिया अगेन डार्क हो जाएगा और डार्क होने के बाद वहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंडी हो जाती है, मतलब टेम्परेचर -200 -250 पहुँच जाएगा। तो हमारा जो प्रज्ञान रोवर का इंस्ट्रूमेंट वो डिज़ाइन नहीं है उस टेम्परेचर और कंडीशन को टॉलरेट करने के लिए। तो हो सकता है कि बैटरी डैमेज हो जाए, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स काम करना बंद कर दें। तो ये देखने वाली बात होगी कि दोबारा जब 1 महीने बाद वहाँ पे सनराइज़ होता है, मतलब 23 सितंबर को क्या होता है कि जब वहाँ पे सनराइज़ होगा तो क्या इंस्ट्रूमेंट अभी भी काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जो कि इसरो के द्वारा ये बताया गया कि काफ़ी ज़्यादा अनलाइकली, मीन्स उसकी प्रोबेबिलिटी दोबारा काम करने की बहुत कम है, इट्स नियर टू 0। तो ये चीज़ 14 दिन के लिए ही बनाई गई है, डिज़ाइन की गई है कि उसमें जो लेबोरेटरी लगे हैं वो 14 दिन तक ही काम कर सकें। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो ये हमारा रोवर है वो जो उसकी स्पीड है, उसमें जो व्हील्स लगे हैं और जो उसमें ट्रैक्शन सिस्टम लगा हुआ है, जो उसमें पावर का रिक्वायरमेंट वो कहाँ से आ रहा है। अगर हम यहाँ पे विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की बात करें तो ये आपस में एक दूसरे से, ऑब्वियस से बात है कि एक इंटरनेट से कनेक्टेड होंगे, तो इस इंटरनेट कनेक्टिविटी में डेटा का ट्रांसफ़र होना बहुत ज़रूरी है। तो हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पे जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है वो कितने गीगाहर्ट्ज़ पे और कितने स्पीड पे हो रहा है। तो लैंडर जो है रोवर को, मतलब विक्रम जो है प्रज्ञान को, आपको ध्यान ये रखना है कि लैंडर अपनी जगह पे स्टेशनरी है और रोवर मूव कर रहा है। तो लैंडर जो है रोवर को डेटा ट्रांसमिट करेगा 2 से 4 गीगाहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी पे और स्पीड होगी 2 किलोबाइट्स पर सेकंड। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अर्थ पे जो स्पीड होती है ब्लूटूथ या वाईफाई की वो काफ़ी ज़्यादा होती है, ये वहाँ पे कम है। इसका कारण ये है कि हमारे पास जो भी चीज़ है वहाँ पे ये प्रज्ञान और रोवर के अलावा और कोई चीज़ नहीं है। तो जो भी कम्युनिकेशन है इन्हीं के द्वारा होना है। वहाँ पे कोई ऐसा एस्टेब्लिश्ड कम्युनिकेशन टावर या कोई कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होने की वजह से ये स्पीड काफ़ी कम है। तो अगर हम रोवर की बात करें तो रोवर मतलब जो ये प्रज्ञान रोवर है ये अपना डेटा अगर कलेक्ट करके लैंडर को भेजना चाहता है, इसकी फ्रिक्वेंसी वही रहेगी लेकिन स्पीड बढ़ जाएगी। तो ये 2 से 4 गीगाहर्ट्ज़ तक लैंडर को फ्रिक्वेंसी पे डेटा भेजेगा और स्पीड होगी 64 किलोबाइट्स पर सेकंड। और
अगर हम यहाँ पे डेटा स्टोरेज की बात करें तो प्रज्ञान में जो डेटा स्टोरेज की कैपेसिटी है वो 2 GB है, ठीक है। एक सिंपल मोबाइल फ़ोन कंपेरिजन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डेटा स्टोरेज भी काफ़ी कम है। इसका भी कारण अगेन वही है कि मून पे हमारे पास कोई ऐसा इनबिल्ट सिस्टम तो है नहीं, और ना ही वहाँ पे कोई इनबिल्ट डेटा स्टोरेज कैपेसिटी है। तो जो भी चीज़ हम लोगों ने वहाँ पे भेजी है वो इस प्रज्ञान और विक्रम लैंडर में ही अवेलेबल है। तो ये नॉर्मली स्पेस के लिए काफ़ी बड़ा डेटा स्टोरेज है, ठीक है। अगर हम अपोलो 11 मिशन की बात करें जो 1969 में लॉन्च किया गया था, उसमें केवल 1 MB डेटा स्टोरेज था। तो सब समझ सकते हैं कि स्पेस में डेटा और स्पीड उतना नॉर्मल नहीं होता है सेंड करना जितना हम यहाँ अर्थ पे देखते हैं, ठीक है। अगर हम बैटरी की बात करें तो बैटरी यहाँ पे 6 एम्पियर हावर्स रिचार्जेबल बैटरी इसमें लगी है। अगेन आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बैटरी का भी कैपेसिटी काफ़ी कम है। सो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कैपेबिलिटी की बात हो रही है बैटरी डिज़ाइन करने की। जो भी चीज़ें वहाँ भेजी गई हैं वो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आपको परसीव करना होगा, क्योंकि जैसे जैसे आप स्पेस में चीज़ों को भेजते हैं वैसे वैसे फ्यूल कंजम्पशन भी ज़्यादा होता है। तो आपको वहाँ पे रैम, डेटा स्टोरेज और बैटरी, ये सारी चीज़ें बहुत ही सेकेंडरी हो जाती हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होता है कि जो इंस्ट्रूमेंट आप सेंड कर रहे हैं वो वहाँ तक पहले पहुँचे, उसके बाद हम उसकी कैपेसिटी पे ध्यान देंगे। ये सारी चीज़ें हमें पहले से ही डिसाइड करनी होती है लॉन्च के पहले। तो हम कितना मास उसमें भेज रहे हैं, कितना उसका वॉल्यूम होना चाहिए, ये इस बात से डिसाइड होगा कि जो हमारा लॉन्च व्हीकल है वो उस चीज़ को वहाँ तक ले जा पाता है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें लॉन्च व्हीकल के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो लॉन्च व्हीकल का अगर फ्यूल कैपेसिटी आप बढ़ाएंगे तो ये चीज़ें भी बढ़ जाएंगी। तो इसके बारे में मैंने पहले अपने 2 वीडियो में बता रखा है। चंद्रयान 2 के ऑलरेडी 2 वीडियोस बन चुके हैं और तीसरा वीडियो भी अपलोड हो चुका है। तो डिसेंट के बारे में आप उसे देख सकते हैं, उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से बताया कि क्यों इतने ज़्यादा दिन लगे इसरो को लगभग मून तक पहुंचने में, और क्यों ये सारी कैपेसिटी कम है। तो वहाँ पे आप जाके इन सारी चीज़ों के रीजंस को काफ़ी डिटेल में देख सकते हैं। तो अब आप वापस आते हैं हम यहाँ पे। तो लाइफ स्पैन जो है प्रज्ञान रोवर के 1 लूनर डे है, इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया। और डेटा स्टोरेज के अलावा इसमें 2 तरह के कैमरा लगे हुए हैं। अगर हम यहाँ पे कैमरे की बात करें तो यहाँ पे लैंडर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा लगा हुआ है और नैव कैम लगा हुआ है जो कि नेविगेशन कैमरा है। ये दोनों कैमरा इसको हेल्प करेंगे नेविगेट करने में, गाइड करने में, फर्दर पाथ को ट्रेस करने में आगे। और रोवर की स्पीड 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, वेट 26 kg है। इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रॉकर बोगी सस्पेंशन लगा हुआ है। तो फॉर एग्जांपल अगर ये प्लेन रोड पे ना चल के ऐसे कुछ रॉक्स पे चल रहा है या ऐसे चल रहा है तो ये रॉकर सस्पेंशन व्हील के मूवमेंट को मैनिपुलेट कर सकता है, उनको बता सकता है कि उनको कितना अप एंड डाउन होना है ताकि हमारा इंस्ट्रूमेंट डिस्टर्ब ना हो। और इसके अलावा इसमें वार्म इलेक्ट्रॉनिक्स बॉक्स लगे हैं जो कि 38 लीटर वॉल्यूम के अकॉर्डिंग डिज़ाइंड है। और जो हमारा रोवर है वो मैक्सिमम 20 डिग्री के स्लोप पे चढ़ सकता है और ये 5 सेंटीमीटर हाई लगभग, मतलब अगर हम इस वीडियो के रिस्पेक्ट में बात करते तो इतनी हाइट होगी। और स्लोप की अगर हम बात करें तो 20 डिग्री लगभग इतना होता है या इससे थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। तो ये डिज़ाइंड है इस तरह के ऑब्स्टेकल्स को टैकल करने में। इसमें 6 पहिए लगे हुए हैं। और ध्यान देने वाली बात ये है कि जब ये रोवर मून के सरफेस पे चलेगा तो ये इसरो के लोगों को और अशोका लाइन के सिंबल को वहाँ पे ट्रेस करेगा, मतलब उसका इम्प्रिंट वहाँ बन जाएगा, ठीक है। तो ये रही बात किसके बारे में, प्रज्ञान रोवर के बारे में। और प्रज्ञान रोवर जो है सडोल्ड एरियाज में जाने से बचाएगा अपने आप को, क्योंकि वहाँ पे क्रेटर्स हो सकते हैं, वहाँ पे गड्ढे हो सकते हैं। और प्रज्ञान रोवर जो है मून के सरफेस पे लो ग्रेविटी में, ऑब्वियस बात है GY6 वहाँ पे ग्रेविटी है अर्थ के कंपेरिजन में, तो उस ग्रेविटी में उसको चलना है और उस थिन एटमॉस्फेयर में सेमी ऑटोनॉमस वे में वो चलेगा और हैज़ार्ड से बचने की कोशिश करेगा। और इसके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं मैंने पहले बताया कि मून के सरफेस
के लैंडिंग साइट के आसपास की चीज़ों को स्टडी करेंगे। या लैंडिंग साइट से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन जो अभी रिसेंटली अपडेट हुए वो ये कि जिस जगह पे हमारा विक्रम लैंडर लैंड किया है उस जगह को नाम दिया गया है शिव शक्ति। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे बात करें कि विक्रम लैंडर जब लैंड कर रहा था तो वहाँ पे क्रेटर्स के नाम ऑलरेडी जो है दूसरे देशों द्वारा रखे गए थे। जैसे कि चंद्रयान 3 का जो लैंडर है वो जहाँ पर डिसेंड कर रहा था तो वो 2 क्रेटर के बीच में डिसेंड कर रहा था जिसका नाम था मैंजिनस सी और सिम्पेलियस एन। ठीक है, तो ये नाम आई थिंक यूनाइटेड स्टेट्स के नासा द्वारा रखे गए। और वैसे ही इसरो के पास ये राइट है अभी कि जहाँ पे इसरो का ये विक्रम लैंडर लैंड किया उसका नाम क्या रखा जाए। तो काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन करने के बाद इस नाम को अनाउंस किया गया जिसका नाम लैंडिंग साइट का रखा गया शिव शक्ति। और उसके अलावा हमें ध्यान ये भी रखना है कि जहाँ पे हमारा चंद्रयान 2 लैंड किया था उस जगह को भी एक नाम दिया गया है जिसका नाम है तिरंगा। तो ये दोनों साइड जो है अब इंडियन नेम हो गए। और 23 अगस्त जिस दिन ये इवेंट हुआ 2023 को, तो हर साल अब आगे से इंडिया में ये दिन जो है नेशनल स्पेस डे के नाम से मनाया जाएगा। तो ये कुछ रिसेंट अपडेट्स हैं जो कि इसरो ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। और ये अपडेट्स बेसिकली तब हुए थे जब आई थिंक 25 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब ग्रीस का दौरा करके वापस इंडिया आए तो वो दिल्ली जाने से पहले सबसे पहले बेंगलोर में ही गए ताकि वो चंद्रयान 3 के और इसरो के सारी टीम से मिलना चाहते थे, उनको बधाइयाँ देना चाहते थे कि उन्होंने एक काफ़ी बड़ा अचीवमेंट इंडिया के लिए हासिल किया जिसकी वजह से साइंटिफिक कम्युनिटी उन्हें काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट कर रही है। तो वहीं पे सारे अनाउंसमेंट हुए कि विक्रम लैंडर जहाँ पे लैंड किया उसका नाम शिव शक्ति रहेगा, चंद्रयान 2 जहाँ पे लैंड किया उसका नाम तिरंगा रहेगा, क्योंकि तिरंगा इसलिए रखा गया है कि ये हमारे इंटीग्रिटी को भी बताता है कंट्री की। कश्मीर से कन्याकुमारी तक इंडिया में बहुत सारे लोकल कम्युनिटी, रिलीजन्स और बहुत सारे डाइवर्स तरीके के लोग हैं, लेकिन फिर भी वो यूनाइटेड होके इस कंट्री में हैं। और फेलियर जो है वो हमें बहुत कुछ सिखाता है और शायद उसी फेलियर से लर्न करके हम लोग ने चंद्रयान 3 को सक्सेसफुल बनाया। और इस दिन को काफ़ी इम्पॉर्टेंट माना गया, इसी वजह से 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाया गया। शिव शक्ति नाम रखने के पीछे जो रीज़न है वो ये है कि ये अचीवमेंट भले इंडिया के द्वारा पाया गया लेकिन इसका जो बेनिफिट है वो सारी ह्यूमैनिटी को मिलने वाला है। ओके, जैसे कि अगर हम अपोलो 11 मिशन की बात करें तो वो भले नासा की अचीवमेंट थी लेकिन उस इवेंट ने दुनिया के बाकी देशों को बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया, मोटिवेट किया कि स्पेस में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसे जानना ज़रूरी है। तो हमारा जो नियरेस्ट नेबर है, स्पेस नेबर, वो मून है। तो मून के बारे में जो क्यूरियोसिटी थी वो अब जो है यूनाइटेड स्टेट्स और उस समय के सोवियत यूनियन से निकल के बाकी देशों में भी पहुंची और उसी वजह से इसरो में भी बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे आए, ज्वाइन किए, ऐसी टीम बनी जिसकी वजह से आज हमारा चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हुआ। ठीक है, अब इस पूरे PDF को डिस्कस करने के बाद हम यहाँ पे आगे ये देख लेते हैं कि कौन कौन से फ्यूचर मिशंस इस साल जो है बाकी देशों के द्वारा मून पे किए जा रहे हैं। ये PDF के लिए मैं क्रेडिट देना चाहूँगा द हिंदू न्यूज़पेपर को, जहाँ से मैंने ये PDF डाउनलोड किया। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं और इसको स्टडी करते हैं। जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे GSLV Mk3 रॉकेट का फ़ोटो बना है जिसके द्वारा ये चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था लास्ट मंथ 14 जुलाई को। ठीक है, जैसा कि हम देख सकते हैं कि इसी महीने में अगस्त 11 को रशिया का लूना 25 मिशन भी लॉन्च हुआ था, हालांकि ये क्रैश कर गया। और
कम्युनिकेशन ग्लिच होने की वजह से ये मून के सरफेस पे 19 अगस्त को क्रैश कर गया। इसके अलावा 4 और मिशंस हैं जो कि होने वाले हैं मून के लिए, जिसमें कि सबसे पहला होने वाला है कमर्शियल लूनर पेलोड सर्विस और दूसरा होने वाला है लूनर ट्रेल ब्लेजर, और ये कौन कर रहा है? यूनाइटेड स्टेट्स कर रहा है। अगर हम CLPS से मतलब कमर्शियल लूनर पेलोड सर्विसेज की बात करें तो ये एक इनिशिएटिव है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज़ बेसिकली हम बोल रहे हैं नासा को, जो कि नासा का फुल फॉर्म है। और यहाँ पे ये CLPS मिशन जो है नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसमें लूनर डिलीवरी सरफेस का रैपिड एक्विजिशन करने का जो मेथड टेस्ट किया जाएगा। मतलब हम कितनी जल्दी वहाँ पे पेलोड्स पहुँचा सकते हैं और कितनी जल्दी वहाँ से सर्विसेज को रिज्यूम कर सकते हैं, साइंस एक्सप्लोरेशन, कमर्शियल डेवलपमेंट, ये सारे। और जो हमारा लूनर ट्रेल ब्लेजर है ये बेसिकली एक ऑर्बिटर मिशन है, तो ये ऑर्बिट में जाके वहाँ पे सैटेलाइट की तरह काम करेंगे। अगर हम यहाँ पे बात करें ये 2 मिशन होंगे, तीसरा है हमारा चाइना का मिशन। तो चाइना का लूनर कम्युनिकेशन और नेविगेशन सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन जो है इसी साल जो है लॉन्च होगा। इसके अलावा जो है जापान का भी एक मिशन जो है इस साल होने वाला है मून के लिए, जिसका नाम है शॉर्ट में स्लिम, मतलब स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। तो ये ऑर्बिटर ऑब्लिक लैंडर मिशन है। तो अब हम लोग देखेंगे कि इस साल के अंत तक जो है मून के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिस्कशंस होने वाले हैं ग्लोबल वर्ल्ड में। और जैसा कि मैंने पहले के अपने वीडियो में बताया, जापान इस साल क्यों ट्राई कर रहा है, क्योंकि इसका पहले जो एक हकुतो आर लैंडर था वो फेल कर गया था मून लैंडिंग में अप्रैल के मंथ में। और अगर हकुतो आर ने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया होता तो यहाँ पे ये पहला वर्ल्ड का कमर्शियल सॉफ्ट लैंडिंग होता लूनर सरफेस पे। ये कमर्शियल का मतलब ये है कि जैसे कि इसरो ने जो सॉफ्ट लैंडिंग कराई मून पे, तो चूँकि इसरो एक गवर्नमेंट एजेंसी या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन अगर हम US की बात करें तो वहाँ पे स्पेस एक्स के बारे में आपने सुना होगा, जो कि एक प्राइवेट या कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है। तो हकुतो आर जो है वो प्राइवेट कमर्शियल कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया मिशन है। और इसरो के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो मून पे 6 एक्टिव लूनर ऑर्बिटर्स हैं, और जिसमें से केवल रोवर की बात करें तो रोवर में केवल एक ही रोवर अभी वहाँ पे प्रज्ञान के अलावा एक्टिव है या ऑपरेटिंग है, वो है चाइना का U22 रोवर। ठीक है, ये चैंग E4 के द्वारा रिलीज़ किया गया था। तो चैंग E4 के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया कि 2021 में ये लॉन्च किया गया था। तो आई थिंक 2021 या 22 में ये लॉन्च किया गया था चाइना के द्वारा, और इसका काम जो है मून पे लैंड करने के अलावा वहाँ से सैंपल को ड्रिल करके उसको वापस अर्थ तक भेजने का भी है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इज़राइल और चाइना का भी मिशन है, जो कि इस साल नहीं अगले साल होने वाला है, क्योंकि इज़राइल का बेरेशीत भी जो है फेल कर गया था। और US की अगर हम बात करें तो वहाँ पे वाइपर करके एक रोवर मिशन होने वाला है, इसका फुल फॉर्म है वोलेटाइल इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर। और चाइना का क्लिप मिशन भी चैंग्स E6 में आने वाला है, इसका नाम है चाइनाज़ लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम। और हकुतो आर की जो भी बात कर रहे थे उसका पार्ट 2 भी आने वाला है जापान के द्वारा, दैट इज़ हकुतो 2। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल लेवल पे जो कंट्री कैपेबल हैं मून तक पहुंचने में, वो किस तरीके से एक मतलब यहाँ पे कॉम्पिटिटिव रेस लगा हुआ है अलग अलग कंट्रीज़ के द्वारा मून पे जाने की। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें इसरो को या इंडिया को भी अपना कंट्रीब्यूशन या कंपटीशन एक्टिव बनाए रखना होगा।
तो चंद्रयान 3 के अलावा भी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया अपने प्रीवियस वीडियो में चंद्रयान की, कि चंद्रयान 4, 5, 6 भी लाइन है 2030 तक। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए ये जानना कि किस तरीके से ये मिशंस लॉन्च हो रहे हैं, क्या पर्पज़ है इनके लॉन्च होने का, और क्यों हम मून को इतना ज़्यादा एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि मून से हमें बाकी सोलर सिस्टम के बाकी ऑब्जेक्ट्स को भी स्टडी करने में हेल्प मिलेगी। तो ये था आज का वीडियो, और आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। So please like, share and subscribe to this channel, and thank you for watching this video and have a nice day.